आज हम प्रारंभिक भारत का परिचय का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्य, पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया, तब उन्हें उपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अंततः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से कराया गया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स, जो 1746 में जन्मे और 1794 में उनकी मृत्यु हो गई, नामक सिविल सर्वेंट ने की। इन्होंने 1789 में अभिज्ञानशाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्कन्स ने किया। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विधा के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर स्थापित हुए। भारतीय विधा के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर, जो 1823 में जन्मे और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई, ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 की विद्रोही ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्मग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं, प्रकाशित हुए। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ ही प्रमुख हैं। उपयुक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास को समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथिक्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था को, सामाजिक भेदभाव का भारी
कुचक्र माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो 1843 में जन्मे, 1920 में उनकी मृत्यु हो गई, की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास की प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्यपुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत की स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। सारांश यह कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और प्रवृत्तियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, चीनियों की तुलना में भारतवासियों की तिथिक्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अत्युक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन की परंपरा थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों से रहती थी। इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे तो उन्हें अलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्ष की भीतरी नीयत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास की तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवाद समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, जो 1822 में जन्मे और 1891 में उनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा
और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्णावस्था श्रम विभाजन पर अच्छित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनका जन्म 1837 और मृत्यु 1925 में हुई, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जिनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1926 में हुई, दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के जनक के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने शोध के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। वी.के. राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपि और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काळे, जिनका जन्म 1880 में मृत्यु 1972 में हुई, संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विविधता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्तिस्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी है पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिनका जन्म 1875 में मृत्यु 1950 में हुई, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेमचंद्र राय चौधरी, जिनका जन्म 1892 मृत्यु 1957 में ने, जिन्होंने महाभारत काल के अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया है। राय चौधरी ने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उनका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में वी.ए. स्मिथ के योगदान के सहारे हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। उनके लेख त्रुटिहीन विद्वता के घोत है, किंतु जहाँ वे अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं वह घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट होता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक पुट आर.सी. मजूमदार, जिनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के.ए. नीलकंठ शास्त्री, जिनका जन्म 1892 और मृत्यु 1975 में हुई, ने भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्राजल है।
उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में जो सामान्य निष्कर्ष दिया है उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका प्रकट की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों का सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशी इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। जिन विद्वानों ने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा वे राष्ट्रीय भावना के प्रभावित रहे। जहां वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग एक तिहाई स्थान दिया, वहीं भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। के.पी. जायसवाल 1821 में जिनका जन्म हुआ और मृत्यु 1937 में हुई, और ए.एस. अल्तेकर जिनका जन्म 1898 में हुआ, मृत्यु 1959 में हुआ, जैसे कुछ विद्वानों ने देश के संघों को कुषाणुओं के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लौटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910 से 1912 के बीच ही उन्हें कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यह गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्र प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया उस पर यू.एन. घोषाल, जिनका जन्म 1886 में हुआ था, मृत्यु 1969 में हुआ था, सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। तथापि गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी आकृति कृति हिंदू पॉलिटिक क्लासिक रचना मानी जाती है। अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहास का संस्कृतविदी ए.एल. वैशम, जिनका जन्म 1914 में, मृत्यु 1986 में हुई, ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत की आधुनिक दृष्टि से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुकवश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया, जिसका प्रकाशित 1951 में हुआ, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टिदोषों से रहित है जिसने वी.ए. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृत्याग्रस्त है। बैशम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ डी.डी. कौशाम्बी, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1966 में हुआ, की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री का, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ, में लक्षित होता है। उनके विचार एशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन, जिसका प्रकाशित
जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ, के द्वारा अधिक फैले। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना विवेचन इतिहास को उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखकों से निकाली जाती है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों का विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कौशाम्बी ने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं को दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। उनकी आलोचना बैसम सहित उनके विद्वानों ने की है, लेकिन उनकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 40 वर्षों के दौरान प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा में बदलाव आया है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर आधारित जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी सत्तीकरण सर्टिफिकेशन को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप और पुरातात्विक एवं नववैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म और भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि सारी अच्छी चीज़ें का उद्भव भारत में ही हुआ है। पश्चिम के लेखक अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि भारत में हर अच्छी बात बाहर से आई है, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाओं, कर्मकांड, जाति, वर्ग, बंधुत्व और रूढ़ि यही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियाँ हैं। वे तरह तरह की विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं और सामाजिक गतिरोध पैदा करते हैं। वे समाज की इस स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहे। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज न तो बदला है और न ही बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का इस्तेमाल भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। कालक्रम 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्राचीन भारत के इतिहास की आधुनिक शोध। 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन हो गए। 1776 में एक कोड ऑफ जेंटो लॉज के रूप में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1784 में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1785 में पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित। 19वीं सदी का पूर्वार्ध। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत भाषा के अधिपीठ चेयर्स स्थापित। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेखक V.A. स्मिथ। 1924 में हिंदू पॉलिटी लेखक K.P. जायसवाल। 1926 में मराठी में द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वैवाहिक संस्था का इतिहास, लेखक हैं इनके V.K. राजवाड़े। 1951 में द वंडर डेट वाज इंडिया, इसके लेखक हैं A.L. बैसम। 1957 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके लेखक है D.D. कौशाम्बी। 1965 में द सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल ऑर्डर, जिसके लेखक है D.D. कौशाम्बी। इतिहासकार जिनकी जन्म और मृत्यु। 1837 में जन्मे R.J. भंडारकर, जिनकी मृत्यु 1925 में हुई। 1869 में जन्मे V.K. राजवाड़े, जिनकी मृत्यु 1926 में हुई।
1875 में जन्मे D.R. भंडारकर, जिनकी मृत्यु 1950 में हुई। 1880 में जन्मे P.V. कड़ी, जिनकी मृत्यु 1972 में हुई। 1881 में जन्मे K.P. जायसवाल, जिनकी मृत्यु 1937 में हुई। 1886 में जन्मे U.N. घोषाल, जिनकी मृत्यु 1969 में हुई। 1888 में जन्मे R.C. मजूमदार, जिनकी मृत्यु 1980 में हुई। 1892 में जन्मे H.C. राय चौधरी, जिनकी मृत्यु 1957 में हुई। 1892 में जन्मे K.A. नीलकंठ शास्त्री, जिनकी मृत्यु 1975 में हुई। 1898 में जन्मे A.S. अल्तेकर, जिनकी मृत्यु 1959 में हुई। 1907 में जन्मे D.D. कोसंबी, जिनकी मृत्यु 1966 में हुई। 1914 में जन्मे A.L. वैशम, जिनकी मृत्यु 1986 में हुई। पढ़ते वक्त मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिए थे, जिसको मैंने दोबारा से पढ़ के सही बोलने की कोशिश करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो भी ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।